आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं कहां से। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी की बात चल रही थी। श्योरिटी अपने दायित्व से कब मुक्त हो सकता है या हो जाता है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो सेक्शन 133 तक हो गया था कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, उसमें कोई अगर चेंज कर देते हैं क्रेडिटर और डेटर मिलके, जो कि सब्सटेंशियल नेचर का हो और श्योरिटी से कोई परमिशन भी न ली गई हो, तो श्योरिटी अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। और वहां पे दूसरा प्रोविजन भी आता है कि अगर वो मामूली नेचर का है तो दायित्व से मुक्ति नहीं भी दी जा सकती है। तो दोनों आपके पास हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर बहुत नॉमिनल है तो थोड़ी सूचना के साथ उसको परसू किया भी जा सकता है। इसका मतलब कि उसको दायी ठहराया जा सकता है। किसको? श्योरिटी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर हिज, जो भी उसकी लायबिलिटी है उसके। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में देखते हैं कि धारा 134 भी कुछ ऐसा ही कहती है। ठीक है, तो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। धारा 134 बहुत स्पष्ट शब्दों में कुछ कहती है। क्या है वो? ये है कि अगर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, भाई जो डेटर है, डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर ही मेन पार्टी होता है ना। आप जानते हो जो उधार लेता है वही मेन पार्टी है। इसने लिया किससे? क्रेडिटर से। अब देखिए बहुत साफ साफ इसमें मसला है। और ये कौन है? श्योरिटी है। इन दोनों का लफड़ा था, पीडी और क्रेडिटर का। इन्होंने उधार लिया था, ये उधार दिए थे। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, ये जो क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर ने इनको रिलीज कर दिया, कहा चलो तुमको मैंने फ्री कर दिया। तो बताइए, हमने आपसे ऋण लिया है और तीसरा कोई गारंटर बन गया है, आपने मुझे ही उस ऋण से अगर मुक्त कर दिया तो तीसरे की जिम्मेदारी क्या होगी? तीसरा तो इसलिए कहता है ना, अभी जब हम लोग राइट्स की बात करेंगे, राइट्स की बात करेंगे तो देखेंगे कि एक राइट टू सब्रोगेट है कि जब क्रेडिटर, अभी आगे पढ़ेंगे इसको, यहां थोड़ा समझिएगा, जब क्रेडिटर इसको फेल कर जाता है, डेटर इसको फेल कर जाता है पेमेंट करने में, तो श्योरिटी इसको पेमेंट करता है, श्योरिटी क्रेडिटर को पेमेंट करता है। अब जो भी अधिकार जैसे सिक्योरिटीज वगैरह हैं, अगर इन्होंने होल्ड कर रखा है तो सब्रोगेशन का प्रिंसिपल कहता है कि इस श्योरिटी के उस पर अधिकार हो जाएंगे। जो भी यहां सिक्योरिटीज होंगी, जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास होगी, उस पर श्योरिटी का अधिकार हो जाएगा और वो इनको पेमेंट करने के बाद इससे वसूल सकता है, या ये कहें कि प्रिंसिपल डेटर से वसूल सकता है। तब जब ये फेल करे या ऐसी बात हो कि ये अपने डिफॉल्ट कर जाता है, डिफॉल्ट तो तब आएगा जब समय आए और उस पर पेमेंट ना कर पाए। यहां पहले ही क्रेडिटर उसको रिलीज कर दे रहा है, मुक्त कर दे रहा है, यू आर फ्री फ्रॉम पेइंग द डेट। तो जब तुमने फ्री कर दिया तो क्या हम फ्री के हैं क्या? हम भी नहीं देंगे। तो 134 यही कहता है, अगर क्रेडिटर उसको रिलीज कर दे रहा है प्रिंसिपल डेटर को, तो ये खुद ब खुद श्योरिटी उन्मोचित हो जाएगा, डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। देखिए क्या लिखा है, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर। इनके और इनके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए? बाय विच द प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड। ट्राइपार्टाइट है। यहां पे जो पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें क्रेडिटर और डेटर ऐसा कुछ समझौता कर लें या कॉन्ट्रैक्ट कर लें, कॉन्ट्रैक्ट शब्द दिया गया है, संविदा कर लें कि प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड बाय अथॉरिटी ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर ने ही रिलीज कर दिया, जिसे पैसा लेना था उसने ही फ्री कर दिया। क्या होगा? और बाय एनी एक्ट और ओमिशन। देखिए इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा, अभी इसकी हम चर्चा 137 में भी करेंगे। इस शब्द को, इस लाइन को आप अंडरलाइन करिएगा कि दो चीजें हैं
व्हेन ही इज रिलीज डायरेक्टली बाय प्रिंसिपल, नहीं, प्रिंसिपल डेटर इज डायरेक्टली रिलीज बाय क्रेडिटर। दूसरी बात क्या आती है, और बाय एनी एक्ट और ओमिशन। किसका, इसका कोई एक्ट ऐसा हो या ओमिशन, ओमिशन आप समझते हैं जो इसको करना है ना करे, ओमिशन माने लोप हो, कृत्य या कृत्य का लोप हो, जो करना है करे, जो यहां पे सेंस होगा कि जो कुछ ऐसा कर देते हैं या कुछ ऐसा करना था जिसे नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, इन दोनों से क्या हो वो देखना है। और बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ विच इज डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। समझिए, एक उदाहरण दे रहा हूं, ये 137 में भी चलेगा। कोई ऐसा कार्य ये करे या कोई ऐसा लोप करे जिसका विधिक परिणाम, आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो, ये डिस्चार्ज हो जाए। डिस्चार्ज माने ये उन्मोचित मान लिया जाए, ये उन्मोचित। जैसे जैसे एक उदाहरण लीजिए कि एक कालावधि है, मतलब टाइम पीरियड है, मैंने एक दिन उसकी चर्चा भी की थी, 3 साल या जो भी निगोशिएबल एक्ट, लिमिटेशन एक्ट में दिया गया होगा, उस अवधि में ये क्रेडिटर उस टाइम पीरियड में इसको स्यू नहीं करता है, इस पे वाद नहीं लाता है, तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। देखिए, ये ओमिशन का, एक ओमिशन का ये उदाहरण है कि इसको करना था, वाद लाना था और वाद नहीं लाया, और वाद नहीं लाया, ओमिशन किया आपने किसी ड्यूटी का, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये अगर उस ड्यूरेशन में नहीं लाता है तो वो टाइम बार्ड मान लिया जाएगा, कालावरोधित ऋण मान लिया जाएगा, जिसकी मैंने टाइम बार्ड डेट। तो उस टाइम बार्ड डेट है, अगर उसके बाद आपने किया तो कालावरोधित हो गया, मतलब उसके बाद आपको अधिकार नहीं मिलता है कानून द्वारा। तो आपके ओमिशन से कुछ ऐसा हुआ कि अब आप इसको सू नहीं कर पाएंगे। ठीक, जब सू नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तब इसके हिसाब से तो इसको फ्री हो जाना चाहिए ना। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए कि ये भी फ्री हो जाए, ऐसी कोई और हरकत कर दे जो उसको करना था नहीं किया, ये फ्री हो गया तो ये फ्री हो गया, तो ये भी फ्री मान लिया जाएगा। ठीक, ये उदाहरण अपने दिमाग में रखिए। तो 134 बस यही कहता है और कुछ नहीं कहता है कि अगर इनके किसी कृत्य या कृत्य के लोप द्वारा जिसका विधिक परिणाम ये हो कि प्रिंसिपल डेटर मूल ऋणी अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाए, तो श्योरिटी भी उन्मोचित मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। देखिए, अब इसके जो भी हमारे क्या दिए गए हैं, इलस्ट्रेशन अगर देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन अगर देखें तो क्या हो रहा है, पहला देखिए, A gives a guarantee to C for the goods to be supplied by C to B। यहां पे जो गुड्स की सप्लाई की जा रही है C B को कर रहा है, तो क्रेडिटर कौन हुआ, C हुआ। C कुछ गुड्स की सप्लाई B को कर रहा है, ये PD है, प्रिंसिपल डेटर है, ये क्रेडिटर है, और इसको गारंटी कौन दे रहा है, ए। ठीक, गारंटी ए दिया है, सी क्रेडिटर है, बी डेटर है। आगे क्या कह रहा है ये, ए गिव्स अ गारंटी टू सी फॉर गुड्स टू बी सप्लाइड बाय सी टू बी। सी सप्लाइज गुड्स टू बी, सी सप्लाइज गुड्स टू बी, और उसके बाद क्या होता है, afterward B becomes embarrassed and contracts with his creditor। देखिए, इन्होंने इसको सप्लाई दी है, इन्होंने क्रेडिटर है, सप्लाई दी है। अब बी की हालत, माली हालत खराब हो जाती है, बी की माली हालत खराब हो जाती है, तो इनके सी जैसे 3-4 क्रेडिटर हैं, CR1, CR2, CR3, तो एक CR ये भी है, क्रेडिटर, CR माने क्रेडिटर, तो एक क्रेडिटर ये भी है,
ये इन सबको इंक्लूडिंग सी सबसे एक संविदा करता है। क्या करता है? विद हिज क्रेडिटर इंक्लूडिंग सी टू असाइन टू देम हिज प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन। भाई मेरे पास पैसा नहीं बचा है, मेरी कुछ प्रॉपर्टी है, आप लोग लेके मेरा पिंड छोड़ो। अब क्या वो प्रॉपर्टी पर्याप्त है जितना इनका लोन इन पे है? ये आगे कह रहा है इन कंसिडरेशन ऑफ देयर रिलीजिंग हिम फ्रॉम देयर डिमांड्स। अब इसमें वो चीज नहीं है। तो होता क्या है कि इन्होंने कहा कि ठीक है मेरी संपत्ति है, इसमें से आप लोग ले लो, असाइन कर देता हूं मैं आप लोगों को, और मुझे मेरी सारी डिमांड से रिलीज कर दो, छोड़ दो। अब मैं एक भी पैसे देने की स्थिति में न हूं, न भूतो न भविष्यति, न था न हूं न दूंगा। ठीक है, क्रेडिटर जो सी है इसके ऑफर को मान लेता है। अब देखिए यहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? सी ने इसके इस ऑफर को मान लिया कि जो भी ऋण है उसके बदले में तुम अपनी संपत्ति दे रहे हो, मैं उसको लेके संतुष्ट हो जाऊंगा। तो जैसे ही अन्य क्रेडिटर्स के साथ सी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वहीं पे चूंकि श्योरिटी इज नॉट इन्फॉर्म, और इन्फॉर्म होता तो भी ठीक है, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो मैं बीइंग अ श्योरिटी डिस्चार्ज मान लिया जाऊंगा। ठीक है, यह है इसका उदाहरण। एक और है ए ग्रो, जैसे मान लीजिए ए कहता है बी से, पहले नील की खेती होती थी, आप जानते हैं, कुछ फायदा वायदा था उसमें अंग्रेजों के जमाने में, तो नील की खेती का यहां इसलिए उदाहरण दिया गया है। ए बी से कहता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं तुम्हारी लैंड पर नील की खेती करूंगा, इंडिगो उगाऊंगा, जो पैसा होगा तुम्हें दूंगा। तो यहां कौन हुआ क्रेडिटर? ये क्रेडिटर, ये प्रिंसिपल डेटर। इनके लिए मान लीजिए कि सी श्योरिटी हो गए। अब जब सी श्योरिटी हो गए तो ये देखिए, कार्य कोई ऐसा कृत्य कर देता है या लोग कर देता है। यहां पे क्या किया कि एक इंडिगो में पानी की ज्यादा जरूरत थी इरिगेशन पर्पज से, तो जो पानी इनके खेत में जाता था उसकी नाली को बी ने कहीं और उसको डाइवर्ट कर दिया। एक्ट है, ये एक्ट इनका है कि अगर पानी जा रहा था और आप ही के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली वो काम हो रहा था तो आप उसको डिस्टर्ब न करते। अब इन्होंने किया, पानी को एक दूसरी तरफ डाइवर्ट किया। कुछ ऐसा ही उदाहरण है, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू ग्रो अ क्रॉप ऑफ इंडिगो ऑन एज लैंड, इधर उधर कर लीजिए पार्टीज को, एंड टू डिलीवर इट टू बी एट अ फिक्स्ड रेट, एक निर्धारित रेट पे उसको सप्लाई की जानी थी। सी गारंटीज ए परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, सी गारंटर हो गया था। अब क्या हुआ? बी डाइवर्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ वाटर व्हिच इज नेसेसरी फॉर इरिगेशन ऑफ एज लैंड। मैंने पहले बताया कि पानी जरूरत थी। अब एक्ट क्या हुआ? इनके एक्ट से क्या हुआ? नील की खेती खराब हो गई ना। नील की खेती किसके एक्ट से खराब हुई? क्रेडिटर महाराज के। तो जो ऊपर हमने प्रोविजन पढ़ाया किसी एक्ट या ओमिशन से ये इसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए तो ये खुद डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। तो जब नील की खेती अच्छी नहीं हुई तो जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार तो क्रेडिटर हुआ ना, उसने गड़बड़ करी, उसको स्ट्रीम जो भी जा रही थी अपने खेत में जाने देना चाहिए था। तो यहां भी ये उदाहरण है। तीसरा, ए कॉन्ट्रैक्ट विद बी फॉर अ फिक्स्ड प्राइस टू बिल्ड अ हाउस फॉर बी। देखिए ये जो उदाहरण है, आज बहुत नए नए कैंडिडेट आ रहे हैं भाई, 4-5 लोगों को तो एंट्री दिया हूं। सुनिए, ये जो तीसरा उदाहरण है वो क्या है कि मान लीजिए ये जो क्रेडिटर है, ए होता है प्रिंसिपल डेटर, डेटर मान लीजिए या परफॉर्मर मान लीजिए, बी है क्रेडिटर, सी है श्योरिटी। ठीक है, यहां 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 ये ऐसे ऐसे बन गया ट्राइपर्टाइट जो भी है। तो ए क्या कहता है? ए कहता है मैं आपके लिए एक बिल्डिंग बना के दूंगा एक निर्धारित रेट पे, फिक्स हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट। तो ए के परफॉर्मेंस के लिए बी को विश्वास नहीं था, सी श्योरिटी आ जाता है। अब इसमें क्रेडिटर का क्या रोल है वो देखिएगा। यहां ओमिशन है, वहां एक्ट है, यहां ओमिशन है। ओमिशन क्या है कि ए बिल्डिंग तो बनाता बट उसका सरिया सीमेंट बालू ये सब देना किसका काम था? बी का। जो सप्लाई
द नेसेसरी आइटम फॉर बिल्डिंग। अब बी क्या करता है, बी वो सारी चीजें नहीं दे पाता है, तो ओमिशन किसके द्वारा हुआ, क्रेडिटर के द्वारा हुआ, तो इसका परफॉर्मेंस खराब होगा ना। तो खराब होगा तो क्यों इसको माना जाएगा जिम्मेदार, नहीं माना जाएगा। जब इसको जिम्मेदार नहीं माना जाएगा और इनकी गलती है तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाए, भाई तुमने गलती करी, मेरे से पैसा लोगे, मेरे से पाओगे। तो ये आपने देखा कि 134 के ये 3 उदाहरण ओमिशन के हैं, एक्ट के हैं, और जो श्योरिटी की लायबिलिटी से डिस्चार्ज है वो भी है। तो यहां पे आपने देख लिया एक केस आता है कि मान लीजिए कि अगर कोई कानून है उसके द्वारा, किसी स्टैट्यूट के द्वारा प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया जाए कि भाई ये था, इस कानून में तो ऐसा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब तक प्रिंसिपल डेटर लायबल था, लेकिन अगर वो कानून कोई ऐसा नया बदलाव आ जाता है, चेंजेस आ जाते हैं कि अब प्रिंसिपल डेटर को उससे मुक्त कर दिया जाए, अब वो उसके लिए लायबल नहीं रह गया है, जो भी डेट या जो भी परफॉर्मेंस की बात थी, तो क्या होगा। तो बात समझिएगा, किसी इंस्टीट्यूट द्वारा अगर प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया जाता है बाय हिज परफॉर्मेंस या जो भी बातें हैं, तो क्या श्योरिटी जो है, श्योरिटी तब भी लायबल होगा, टेक्निकल मामला है। तो आप ये जानिएगा कि ये परेशानी रही बहुत दिनों तक, और ये 1938 और 1944 दो ईयर्स दिए गए हैं। इसमें किसको कहा गया, नागपुर हाई कोर्ट ने किसी मामले को क्या मैं बता ही देता हूं, वो मामला था बालकृष्ण वर्सेस आत्माराम। बालकृष्ण वर्सेस आत्माराम। इनमें कहा गया कि नहीं, भले ही लायबिलिटी घटा दी गई प्रिंसिपल डेटर की, दो द लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज रिड्यूस्ड बाय एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, श्योरिटीज लायबिलिटी वुड नॉट बी रिड्यूस्ड, श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं घटाई जाएगी, ये इस केस में कहा गया। लेकिन आप ये समझिए कि क्या ये सही था, क्या ये मामला सही है? हाँ, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि आप मान लीजिए, अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझिएगा कि किसी ए है प्रिंसिपल डेटर, इसको समझ लीजिएगा भाई, ये प्रिंसिपल डेटर है, ये है क्रेडिटर, ये है श्योरिटी, ठीक। मान लीजिए कोई ऐसा कानून आ जाता है कि इनकी लायबिलिटी 5,000 की थी, उसको घटा के कह दिया जाता है कि इतने 2,000 के लिए लायबल होगा, ठीक है। कानून द्वारा हो गया तो ये तो 2,000 इनसे पालेंगे, और अगर बालकृष्ण वर्सेस आत्माराम के हिसाब से चले तो बाकी 3,000 श्योरिटी पे करें, ठीक। तो ये तो जो क्रेडिटर है वो तो उसकी तो बल्ले बल्ले है, उसको तो इनसे नहीं मिला, इनसे मिल गया, कानून कुछ भी आए। टेक्निकलिटी कहां फंसेगी? टेक्निकलिटी ये फंसेगी कि श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर नहीं है, श्योरिटी श्योरिटी को ये राइट है कि ये इससे वसूलेगा। टेक्निकलिटी समझ लीजिए बस, इससे श्योरिटी वसूलेगा। तो मान लीजिए 3,000 यहां दे दिया, फिर 3,000 यहां इससे ले लिया, अब एक को 3,000 is compelled to pay 3,000, which is paid to creditor by surety. It is surety's right to recover it. बात समझिए। तो फिर अगर कोई कानून आया जो कि इसको फायदा पहुंचाने के लिए आया था, तो इसको फायदा कहां हुआ? 2,000 इनको दिया, 3,000 इनको दिया, इसकी स्टेटस तो वही रह गई ना। इसका भी एक थोड़ा सा मेरे पास उसका इंग्लिश में वो नहीं है वर्जन, आई पुन्नी मणि, अब ये साउथ नेम है, आप लिख लें आई पुन्नी मणि, AYI, मैं यही लिख रहा हूं, आई पुन्नी मणि, ये केस का नाम है, आप देखिएगा।
बालकृष्ण में तो कहा गया कि भाई क्रेडिटर जो श्योरिटी है उसको हम फ्री नहीं करेंगे, लेकिन इस केस में क्या कहा गया, ये मद्रास हाईकोर्ट का था, आयपुन्नी मणि, ठीक, आयपुन्नी मणि वर्सेस देवासी कोच्चुसेव, देवासी, CHHISA, आप इसको देख लीजिएगा, नाम जो भी स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं। इसमें क्या कहा कि एक वो था, ऋण लिया गया था, उस ऋण को कोई कृषि ऋण था और एक कानून आया कृषि ऋण में कुछ कमी कर दी जाए। अब कृषि ऋण में कमी कर दी गई तो जो प्रिंसिपल डेटर था उसको कम पे करना पड़ेगा, लेकिन अब ध्यान रखिए जो मैंने अभी टेक्निकलिटी बताई वहां कम पे करना पड़ेगा, लेकिन ये तो जाके ले लेगा। अगर इसको हम लायबिलिटी उतने ही लिमिट के लिए ठहराएंगे, श्योरिटी की लायबिलिटी उसके साथ नहीं घटाते हैं, तो ये उसके लिए पैसा इधर देगा तो इधर से वसूल लेगा। तो इस वाले में कहा गया, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा नहीं भाई ये ठीक नहीं है और इसको घटाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अब नया जो आप कहेंगे कॉन्सेप्ट कि भले ही किसी कानून के द्वारा लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की घटा दी जाती है, तो उसी के साथ साथ श्योरिटी की भी लायबिलिटी को अप टू दैट एक्सटेंट दैट मस्ट बी रिड्यूस्ड। और इसका एक सपोर्ट आप और देंगे, धारा 128। धारा 128 क्या कहता है, को एक्सटेंसिव लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी विल बी को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। सह विस्तीर्ण होता है उस जो मूल ऋणी है उसके दायित्वों तक। तो ये एक इसमें फंडा है, इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अब ये 134 खत्म होता है, 135 पे हम चलते हैं। 135 क्या है, हाँ 134 समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई, कोई कंफ्यूजन? ओके ओके, नाउ जल्दी से कोशिश करूंगा 135 बता दूं। 135 में कुछ नहीं है, अगर यही है कि श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कब डिस्चार्ज हो जाएगा, जबकि क्रेडिटर कंपाउंडिंग पे आ जाता है। कंपाउंडिंग माने कंपोजिशन कहा गया है प्रशमन यानी शमन करना, शमित करना, जो उसके लायबिलिटीज है उसको खत्म करना या समझौता कर लेना। कंपाउंडिंग का जो सेंस होता है वो होता है समझौता कर लेना। तो क्रेडिटर्स 135 क्या कह रहा है, 135 कह रहा है कि discharge of surety when creditor compounds with give time या forbearance to sue। क्या लिखा है, शब्द क्या लिखा है, हाँ, और agrees not to sue, agrees not to sue, समझौता कर ले, समझौता, समय विस्तार, वाद न लाने का वचन, एग्री या सहमत, तीन बातें होती हैं। अगर प्रिंसिपल क्रेडिट, जो प्रिंसिपल या मान लीजिए क्रेडिटर है, ये प्रिंसिपल डेटर से इन तीन बातों में बिना सी के समझे बुझे, बिना सी की सहमति के कोई काम करता है, तो सी माने क्रेडिटर जो है ये अपने आप उन्मोचित मान लिया जाएगा। जैसे कंपाउंड से समझौता कर लेता है, दोनों समझौता कर लेते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है इतने पे दे पाके खत्म करो, आगे हम बात नहीं करेंगे। तो जब तुमने समझौता कर लिया तो मेरा गला क्यों फंसाओगे, हटो, मैं भी नहीं रहूंगा। एक टाइम है कि 15 अगस्त तक इसको पेमेंट कर देना है डेटर को। 15 अगस्त को सी कहेगा तुम पैसे लो, अब पीडी इससे सीधे रिझाता है कि गिड़गिड़ाता है, नहीं साहब नहीं है पैसा, तो सी क्रेडिटर कह देता है जो 15 दिन और तुमको दिया, बड़ा मतलब जमींदार टाइप आदमी होगा, 15 दिन और टाइम दे दिया। 15 दिन टाइम दिए, मुझसे पूछे श्योरिटी कहता है मुझसे पूछे, नहीं पूछे ना, मैं नहीं जानता, अब तुम अपना वसूलो ये। और एग्रीज नॉट टू सू,
अब यहां पे कहता है कि क्रेडिटर अगर इसको कह देता है प्रिंसिपल डेटर को कि मैं तुम्हारे ऊपर वाद नहीं लाऊंगा, तुम पैसा दो या न दो। अब देखिए, वाद न लाना एक दो बातों दो सेंस में है कि हम वाद नहीं लाए, शांत बैठे रहे, ठीक, जो अभी मैंने उधर बताया 134 में। और एक एक्टिव आपको सपोर्ट है कि हम बात नहीं लाएंगे, तुम मत दो पैसा। अब जब एक चोर को कह दोगे ठीक है तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं करेंगे, तुम चलो छोड़ते हैं, तो और चोरी करेगा ना। तो यहां ये फैक्ट है। तो अगर एग्रीज नॉट टू सू, अगर वो बात लाने का वचन नहीं देता है, मतलब बात नहीं लाएंगे, तो भी सी डिस्चार्ज मान लिया जाएगा अपने दायित्वों से। इसके दो केसेस मैं आपको थोड़ा जल्दी बताऊंगा। सैमुअल वर्सेस हवर्ड। सैमुअल वर्सेस हवर्ड की स्पेलिंग क्या है? HOWARTH। इसमें क्या कहा गया कि द क्रेडिटर हैज नो राइट, क्रेडिटर के पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है। ये एक तरह से प्रिंसिपल जो नहीं सॉरी श्योरिटी जो है उसके विश्वास के साथ विश्वासघात होगा कि आप समय आया था, समय आपने एक्सटेंशन उसको दे दिया। तो फेथ, इट इज अगेंस्ट द फेथ ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। मतलब जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अगेंस्ट ये होगा कि वो प्रिंसिपल डेटर को समय दे देता है, विस्तार दे देता है, और भले ही वो श्योरिटी के फेवर में किया हो, लेकिन समय विस्तार जो होगा वो मान्य नहीं होगा। एक जल्दी से, और क्राइडॉन गैस कंपनी, क्राइडॉन, रुक जाओ अभी बताते हैं। क्राइडॉन गैस कंपनी वर्सेस वी डिकिंसन, या डिकिंसन है, DICKINSION, डिकिंसन। इसमें क्या होता है, गैस सप्लायर होता है और जिसको सप्लाई देता है उसमें 14 दिन के भीतर उसको पेमेंट करना होता है। श्योरिटी इसी बात की गारंटी देता है कि 14 दिन के भीतर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूंगा। तो गैस सप्लायर है वो टाइम को बढ़ा देता है बिना पूछे, टाइम को बढ़ा दिया, श्योरिटी खुद ब खुद लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्राइडॉन गैस कंपनी वर्सेस डिकिंसन, DICKINSION, ठीक है, डिकिंसन, ये एक मामला होता है। और यहां पे ये आपका 134 खत्म होता है।